नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। पहले हेडलाइंस। गैप अप के बाद बाजार में बड़ी तेज़ी की रफ्तार। निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 24,700 के करीब। बैंक निफ्टी फ्लैट। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार तीसरे दिन शानदार आउट परफॉर्मेंस। 3% फिसला पिक्स। आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी, 1% ज़्यादा चढ़ा इंडेक्स, 2% ज़्यादा दौड़े केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और एलटीआई माइंट्री और साइंट। साथ ही रियल्टी, कैपिटल गुड्स और सरकारी कंपनियों में रौनक। उधर एनबीएफसीज में भी आज खरीदारी कायम। आज के बिग स्टॉक्स बुलिश नजरिए के साथ फाइनेंशियल्स पर हुआ था सटीक एनालिसिस। मेटल शेयरों में आज तूफानी तेजी, करीब 3% दौड़ा इंडेक्स। नतीजों के बाद नोवामा की बुलिश रिपोर्ट से टाटा स्टील करीब 5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। नैल्को, सेल और हिंदुस्तान कॉपर में भी 3 से 4% की मजबूती। अच्छे नतीजों के बाद भारतीय तेल में करीब 2.5% की मजबूती बना वायदा का टॉप गेनर। साथ ही दमदार नतीजों के बाद कार्डिफ ब्रिज शिप बिल्डर्स में करीब 11% की तेजी। वहीं रिजल्ट्स के बाद एबी कैपिटल करीब 5% चढ़कर बना वायदा का टॉप गेनर। लेकिन नतीजों के बाद टाटा मोटर्स करीब 2% कमजोर। ओके, चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ इस ट्रेड में प्रकाश गाबा जी और प्रशांत सावंत जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीआईओ पंकज टिब्रेवाल होंगे और टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता एक बार फिर से जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा रुक करते हैं मार्केट का। निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स करीब 400 साढ़े 400 पॉइंट ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। क्लियरली आज अगर आप देखें इंडिविजुअल स्टॉक्स का बिहेवियर तो उसमें टाटा स्टील, मतलब बेसिकली मेटल्स और आईटी, ये दो बड़ी पॉकेट्स जहां पर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी। दोनों इंडेक्स इस समय डे हाई पर, मेटल्स 2.5% ऊपर और आईटी करीब 1% ऊपर, जिसमें मैंने कहा टाटा स्टील, नैल्को, जिंदल स्टेनलेस, जिंदल स्टील, सेल, इन सब में अच्छा मोमेंटम है। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल, एंजल वन, यूनियन बैंक, डीएलएफ, एम&एम, एस्कॉर्ट्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां अच्छा मोमेंटम। थोड़ा एमएससीआई डिसअपॉइंटमेंट की वजह से पेटीएम 2.5% नीचे, टाटा मोटर्स नंबर्स के बाद 1.5% नीचे और एसआरएफ कल की उस कमेंट्री के बाद थोड़ी सी यहाँ पर इस समय आपको गिरावट आती हुई दिखाई देगी। फिर ओके, ये थी बाजार की अब तक की समरी, स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से कॉल्स समझना शुरू करते हैं, कॉल्स पिक करना शुरू करते हैं। मेहमान आपकी स्क्रीन पे आज के प्रकाश का बसर प्रशांत जी पिछले कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम में भी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके रचना जी और रुचित जैन जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रचना जी, अभी की 2 कॉल्स क्या है आपकी? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मेरी इस वक्त की 2 कॉल्स रहेगी एल&टी एंड सायंट, दोनों की फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। पहले एल&टी की बात करते हैं। एल&टी इज ब्रेकिंग आउट ऑफ अ वेरी नाइस रेंज ऑफ 2 डेज। यहाँ पे 3624 के करीब है फ्यूचर्स। ये 3600 के ऊपर जब तक बने रहेंगे तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस पे ये 3650, और अगर आप 1-2 हफ्ते का टाइम देना चाहते हैं तो इवन 3700 का नंबर दिखा सकते हैं हमें। 3725 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा अपस्विंग बनने की प्रोबेबिलिटीज है और 3600 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम है साइंट। साइंट में भी आज अच्छा स्विंग बना हुआ है और यहाँ पे हम 1285 के करीब है। अगर हम 1265 का एसएल इसमें होल्ड कर जाएंगे फ्यूचर्स पे तो अपसाइड पे हम 1320 तक जा सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई रचना जी की 2 ट्रेड इस समय की। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन, आपकी 2 पिक्स। गुड मॉर्निंग। यस, स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है मैक्स हेल्थ केयर। ये आपने शायद ऊपर सुबह डिस्कस किया था। 1179 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा करीब 1169 का, 10 रुपए का। अपसाइड टारगेट 1200 पॉसिबल है मैक्स हेल्थ केयर। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त मुझे, आई थिंक वो है चोला फाइनेंस। 1603 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब अराउंड 1590 के आसपास। तो वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए और वहां पर टारगेट होगा 1620 का, चोला फाइनेंस। ओके, चोला आपकी कॉल 1603 पे बाय कॉल। अब चलते हैं रुचित जी के पास। रुचित जी, गुड मॉर्निंग, आपकी कॉल इस वक्त की 2। जी वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो 2 स्टॉक्स में पहला आईटी स्पेस में से रहेगा जिसमें कोफोज में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले कुछ दिनों में प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने कुछ आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी थी
तब कोफोज ऐसा स्टॉक था कि जहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन काफी लिमिटेड था। सो एक क्लियर बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है स्टॉक में। करंट लेवल्स पे 8,300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है 8,700 के टारगेट्स के लिए। और मेरी सेकंड पिक रहेगी डालमिया भारत जिसमें ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जो पिछले 6 महीने से स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में था, वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स स्टॉक में आ रहे हैं। सो यहाँ से हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम यहाँ से पिकअप हो सकता है। तो डालमिया भारत में 1990 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें 2100 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए तो ये इस समय डालमिया भारत पर एक बाय कॉल आती हुई। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय, आपकी 2 ट्रेड्स? तो अनुज जी, एक कॉल में एबी कैपिटल के साथ ही बना रहूंगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग और कंटिन्यूड ब्रेकआउट नजर आ रहा है। वॉल्यूम बैक 212 पे सुबह पिक किया था और 205 का स्टॉप लॉस था। अब सलाह होगी 215 पे चल रहा है, स्टॉप लॉस 209 रखेंगे और 225 230 का टारगेट होगा। दूसरा पिक मेरा होगा एचडीएफसी एएमसी। यहाँ पे एक ब्रेकआउट की ऑलमोस्ट कोशिश पे बॉर्डर पे स्टॉक खड़ा है, थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा। करीबन 4,540 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 4,475 4475 और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा करीबन 4,675 4675। ओके, चलिए तो ये इस समय कुछ आपके लिए ट्रेड्स। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट की। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल जुड़े हैं, जो कि फंड मैनेजमेंट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं और देश के टॉप फंड मैनेजर्स में गिने जाते हैं। और जैसा कि पिछली बार उनसे बात हुई थी, अगर आप पूछ रहे हैं कि इकिगाई का क्या मतलब होता है, तो ये एक जापानीज़ टर्म होता है जिसका मतलब होता है सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। मार्केट में काफ़ी चीज़ें हम जापान से सीखते हैं, तो वैल्यू और कहते हैं ना, वैल्यू ऑफ बीइंग अलाइव और रीज़न ऑफ लिविंग। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट के मूड माहौल को? पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने बहुत कुछ झेला एक्चुअली, और उन सब के बावजूद काफ़ी क्रूशल लेवल्स बचाए और टेक्निकली अगर देखा जाए तो डिसेंट रिटर्न्स भी दिए पिछले कुछ समय में। आप इन लेवल्स पर आप मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अनुज पे अगर आप देखो, ये साल कैलेंडर ईयर एक रोलर कोस्टर राइड रहा है। फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक में किसी को भी कोई पॉजिटिव नहीं दिख रही थी। निफ्टी ने 22,000 ऑलमोस्ट टच किया एंड आपने देखा कि किस तरह हम उस पड़ाव को पार करके, सारे वॉल ऑफ अनसर्टिनिटी को पार करके आगे बढ़े। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रहा है, बिल्कुल, गो अहेड। हाँ जी। मार्केट आने वाले समय में बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है और हमारा ये मानना है कि 2-3 चीजें जो इंडिया में अच्छी हुई है, पहले मैक्रो के बारे में बात कर लें कि आरबीआई ने जो पिवट किया है लास्ट 4 महीने में, उसका इम्पैक्ट अब हम आने वाले समय में देखेंगे। जनवरी में जब नए गवर्नर ने बागडोर संभाली तो सिस्टम लिक्विडिटी करीबन 3.5 लाख करोड़ नेगेटिव था और जिस भी लोगों से बात करूं वो ये बोल रहे थे चक्का जाम है, वर्किंग कैपिटल का पैसा नहीं घूम रहा है। अब वहां से 3.5 लाख करोड़ से हम 1.5 लाख करोड़ सरप्लस है सिस्टम लिक्विडिटी में, क्योंकि आरबीआई ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्शन की है, प्लस ब्याज दर को 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले तिमाहियों में हमें दिखेगा। सेकंड, अगर आप देखो कि कच्चे तेल की दाम करीबन $10 से घट गया है एंड हर $10 की कीमत जब कच्चे तेल की गिरती है, वो हमारे इंडियन जीडीपी को 30 से 40 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट देती है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मिला के। एंड थर्ड, अगर हम देखें तो जो ये तिमाही के नतीजे चल रहे हैं, परसों तक करीबन 230 कंपनियों ने एनएसई 500 में नतीजे डिक्लेयर किए हैं, जिनका रिपोर्टेड पैट नंबर करीबन 11% ग्रोथ है। कंपेयर टू जहां से हम स्टार्ट किए थे, वहां पर एक्सपेक्टेशन मच बेटर है और बीट्स आर एक्सीडिंग मिसेस। तो क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमी, मैक्रो और अर्निंग्स तीनों काफी नॉर्मलाइज्ड वे में चल रही है और इंक्रीमेंटली पॉजिटिव ही हो रहा है। तो आने वाले नेक्स्ट 2-3 तिमाही में हमें लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होते जाएगी। अगर एक चीज इस मार्केट की आप देखो अनुज भाई, तो डाइवर्जेंस बहुत बड़ा है और मार्केट का ब्रेथ बहुत नैरो है।
खाली 2 आंकड़े आपके और आपके व्यूअर के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब हम 4th तिमाही जो जनवरी मार्च तिमाही को देखते हैं तो NSE 500 का रिटर्न -5% था। लेकिन जब हम मीडियन रिटर्न उस इंडेक्स का देखते हैं जिसमें कि सारा ब्रेथ आ जाता है, वो करीबन 12% या 13% नेगेटिव था, जिसका मतलब 7-8% का गैप बिटवीन इंडेक्स रिटर्न और मीडियन रिटर्न ऑफ द इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि कई स्टॉक्स ऊपर के जो हैवी वेट्स हैं वो इंडेक्स को संभाले हुए हैं, लेकिन ब्रेथ ऑफ द मार्केट बहुत नैरो होता जा रहा है और इसके कारण जो स्टॉक पिकर्स मार्केट जो हम कहते हैं वो आज ये है। तो डाइवर्जेंस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और जो इजी मनी था एरा जो हम 3 साल से देख रहे थे वो बिहाइंड है, बट यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहा तो पैसा आने वाले नेक्स्ट 12-18 महीने में भी बनेगा। ओके पंकज भाई, तो इस समय मार्केट में यहाँ से आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगले 1 से 3 साल का अगर नज़रिया लें तो किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें फिर? तो अनुज भाई, अगर आप देखो तो अर्निंग्स ग्रोथ और रिटर्न सब साथ साथ में जाती है ओवर अ 3-4 ईयर पीरियड। हो सकता है 1 साल में मार्केट अर्निंग्स को इतना महत्व नहीं देती है, बट अगर आप लॉन्गर टर्म देखो लास्ट 20 साल 25 साल तो निफ्टी ने करीबन 12.5-13% का केगर दिया है और अर्निंग्स ग्रोथ भी मोटा मोटी उसी रेंज में रहा है। और हमारा ये मानना है कि नेक्स्ट 3 साल निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 11 से 13% के बीच में रहेगी एंड आइडली रिटर्न्स ऑफ द मार्केट शुड मिरर दैट। लेकिन इसमें एक ये कैच है कि आज के दिन ये नैरेटिव है अनुज भाई कि मिड स्मॉल सब बेच दो और पूरा पैसा लार्ज कैप में शिफ्ट कर दो, जो हमें सही नैरेटिव नहीं लगता है। ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट लोग मेक कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हर मिड एंड स्मॉल कैप खराब नहीं है या हर एंड मिड स्मॉल कैप अच्छा नहीं होता। अगर आप लास्ट 2 साल से देखो और नेक्स्ट 2 साल की भी व्यू देखो तो हमारा ये मानना है मिड एंड स्मॉल कैप के जो इंडेक्स और स्टॉक्स हैं वो निफ्टी से बेहतरीन अर्निंग्स ग्रोथ देंगे और उसमें जो काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस बार भी हम इस तिमाही में देख रहे हैं उनका काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ रहा है। तो निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 6-7% का रहा है रिपोर्टेड बेसिस पर, बट मिड कैप के जितने कंपनियों के नतीजे आए हैं उनका अभी तक अर्निंग्स ग्रोथ 27% का है। सो क्लियरली कहीं ना कहीं हम वैल्यूएशन खाली देख के बोल रहे हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप महंगे हैं, लेकिन उनकी अर्निंग्स ग्रोथ भी लार्ज कैप से कहीं बेहतरीन है, इसलिए हम उसे प्रीमियम दे रहे हैं। तो अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स की ग्रोथ की बात करें तो हमें लगता है वो 13 से 15% होगा और अगर किसी भी फंड मैनेजर पर डिपेंड करेगा कि वो उसमें से अल्फा निकाल पाए तो 1-2% रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है। तो ये ब्रॉड मार्केट का काइंड ऑफ आउटलुक रहेगा कि रिटर्न विल मिरर द अर्निंग्स ग्रोथ। तो अगर मुनाफे में तेजी आई तो वो फाइनली रिटर्न्स ऑफ स्टॉक्स और इंडेक्स में भी दिखेगा। ओके, महत्वपूर्ण बात कही पंकज जी आपने यहाँ पे। अच्छा पंकज जी, मैं एक थोड़ी देर के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप से निकल के प्लेसमेंट ऑफ इंडियन मार्केट्स को लेकर आप क्या जानता हूँ। कल ही के आंकड़ों में एफआईएस की सेलिंग, उनकी इंडेक्स में प्लेसमेंट, डेरिवेटिव्स में उनकी प्लेसमेंट है थोड़ा चौंकाया बाजार को। चौंके हम इसलिए क्योंकि जब वो टैरिफ वॉर के बीच में हमने जो करीब 21,900 का लो लगाया था, वहाँ से लेके 25,000 तक के सफ़र में एफआईएस बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर रहे, बोथ इन कैश एंड इन इंडेक्स प्लेसमेंट। क्या यूएस चाइना की ट्रेड डील हो जाना ये इस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को रिवर्स कर सकता है क्या? इस पर आपका मत क्या है? वीरेंद्र कुमार जी, अगर आप देखें तो लास्ट ऑलमोस्ट 12-13 साल से यूएस मार्केट एक डार्लिंग मार्केट रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, क्योंकि इतनी बड़ी लिक्विड मार्केट आपको 15-20% रिटर्न दे रही है तो आप क्यों और कहीं दिमाग लगाओगे। और जस्ट एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूं, 2020 के बाद करीबन $1.5 ट्रिलियन का इनफ्लो यूएस इक्विटी मार्केट में फॉरेनर के थ्रू हुआ है एंड हर ग्लोबल एसेट एलोकेटर यूएस को काफी फेवरेट की तरह मानता था और उनका शेयर वर्ल्ड इंडाइसेस में करीबन 67-68% हुआ। लेकिन लास्ट 3 महीने से जो अनसर्टेनिटी हो रही है प्लस डॉलर डिप्रिसिएशन को आप नहीं इग्नोर करें, ये ट्रम्प 2.0 का फर्स्ट 100 डेज ऑफ प्रेसिडेंसी इज द वर्स्ट फॉर डॉलर इन द पास्ट। कि जितने आप पास्ट प्रेसिडेंट्स को ले लो यूएस के,
और डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड इनिंग्स को देखो तो डॉलर सबसे ज्यादा डिप्रिशिएट किया है फर्स्ट 100 डेज में। और इसका मतलब है कि जो ग्लोबल फॉरेन इन्वेस्टर्स उनकी रिटर्न कम हो जाती है और प्लस यूएस मार्केट में पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। इस बार सारे एसएनपी कंपनियों का नतीजा आया, आपने देखा कि काफी लोगों ने इस बार एनुअल गाइडेंस से रिफ्रेन किया है। तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है यूएस के इक्विटी मार्केट्स में। और मैं एब्सोल्युटली भी सरप्राइज नहीं हूं कि फाइनली फॉरेनर्स की घर वापसी हो रही है। और मुझे लगता है ये जो पेस है वो आने वाले समय में खाली इंक्रीज ही होगा रादर देन डिक्रीज, अनलेस कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन वापस हो जाए तो वो इवेंट्स को हम टाइम नहीं कर सकते। बट जितने भी एसेट एलोकेटर वर्ल्ड के हम बात कर रहे हैं लास्ट 10, 15, 20 दिन में, उन्हें इंडियन मार्केट काफी ठीक लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये एक न्यूट्रल मार्केट है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी चाइना +1 की काफी बड़ी आ सकती है। और ये एक हाइडिंग स्पेस भी है कि जब तक पॉलिसी अनसर्टेनिटी यूएस में क्लैरिटी नहीं है तो इंडिया काफी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करता है। तो मुझे लग रहा है एफआई के फ्लोज इस साल अपने को सरप्राइज ऑन दी अपसाइड कर सकते हैं रादर देन डाउनसाइड। ओके चलिए, तो ये लिक्विडिटी की बात हो गई। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसे विषयों पर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है और मेरे ख्याल से उसका सबसे ऊपर नाम आता है डिफेंस स्टॉक्स का। जुलाई 2024 से पहले वो ये था कि भाई हमने ऑर्डर्स काफ़ी दिए, सरकारी कंपनियों के पास ऑर्डर काफ़ी आ रहे थे, तो बाज़ार उनको चेज़ कर रहा था, इवन ऑन द हायर वैल्यूएशंस एज वेल। बट अब जंग के मैदान में उनके जो गुणवत्ता है, उनका स्ट्राइक रेट है, ये प्रूव हो चुका है पंकज जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो सिर्फ यहाँ तक नहीं, वो पूरी वर्ल्ड मीडिया में छाया हुआ है। आप डिफेंस को अब थोड़ा सा प्रीमियम देंगे क्या? आपका डिफेंस पे टेक क्या है इस वक्त? अगर आप डिफेंस को देखें वीरेंद्र जी, तो क्लियरली आज के दिन बिजनेस में मोमेंटम है। और क्लियरली ये जियोपॉलिटिक जिस तरह से प्ले आउट हुआ है उसने ये क्लियरली सिद्ध कर दिया है कि मेक इन इंडिया वाले जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये उनके स्पीच में हमें सबको संबोधित किया। बट एक चीज ध्यान रखें कि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। यहाँ पर कस्टमर भी एक है, रेगुलेटर भी एक है और ओनर भी एक है, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मली आप इस बिजनेसेस को बहुत हाई टर्मिनल वैल्यू नहीं दे सकते, लेकिन आज का जो माहौल है इसमें बिजनेस में मोमेंटम होने के कारण आप स्टॉक प्राइसेस में भी मोमेंटम देख रहे हैं। बट मेरा खाली एक ही इसमें एडवाइस रहेगा कि जो भी कंपनियों को आप लो उनमें वैल्यूएशन आप जरूर आकर लें, बिकॉज इनमें फ्लक्चुएशन होता है, बिकॉज प्रोजेक्ट टाइप बिजनेसेस हैं, लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं। तो 1-2 तिमाही अगर डिसअपॉइंटमेंट आया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट इसे उतार के फेंक दे। तो हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, इस पर हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे एज ऑफ नाउ फ्रॉम अ स्टॉक पिकिंग पर्सपेक्टिव। पंकज जी, सबसे बड़ी रैली परसों आई थी आईटी में और कल सबसे ज़्यादा गिरावट भी उसी में आई। लेकिन अब यूएस चीन डील होने के बाद और जिस तरीके से डॉलर के मूव आए ये देखने के बाद, पूरे क्वार्टरली नंबर्स देखने के बाद, आईटी पर अब आपकी पोर्टफोलियो पोजीशनिंग क्या होगी? हम अनुज जी आज अंडरवेट है आईटी पर, और हमारा ये व्यू है कि कमेंट्री तीसरे तिमाही और चौथे तिमाही, एक तिमाही के अंदर कमेंट्री कंप्लीटली ऑपोजिट हो गई। तीसरे तिमाही में अगर हर आईटी कंपनियों का आप कमेंट्री सुनो, उन्होंने कहा FY26 विल बी बेटर देन FY25। फोर्थ क्वार्टर में आने के बाद, जिसमें कि अभी तक टैरिफ का कोई इम्पैक्ट आपने नहीं देखा, उन्होंने ये गाइडेंस दिया कि भाई हम 1 से 3 पर 4% ग्रो करेंगे और आउटलुक ज्यादा हमें क्लियर नहीं है। हमारे कस्टमर्स कैसे स्पेंड करते हैं आईटी पर हमें पता नहीं। एंड आई थिंक ये अनसर्टेनिटी इज रियल। हम ऑब्वियसली देख रहे हैं कि यूएस के ग्राउंड लेवल पर आज भी किसी भी कॉर्पोरेट की आप कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट सुनो तो सबसे ज्यादा कंपनियों ने इस बार एनुअल गाइडेंस रिफ्रेन किया है। तो उनको ही नहीं पता कि वो बिजनेस कहाँ लेके जा रहे हैं, उनके बिजनेस की ग्रोथ क्या होने वाली है। तो आईटी पर इंक्रीमेंटली वो इस साल स्पेंड कैसे कर पाएंगे। तो हमें लग रहा है कि आईटी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाला है। एंड कई स्टॉक्स ने ही खाली डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ इस सीजन भी प्रोवाइड किया है। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा क्लैरिटी और आने दीजिए आईटी सेक्टर में, तब हम यहाँ पर पॉजिटिव व्यू बनाएंगे। बट आज के दिन हम थोड़ा अंडरवेट की स्टांस पर हैं, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है।
3-4-5% की ग्रोथ के लिए हम 20 से 25 टाइम मल्टीपल दे रहे हैं। सो क्लियरली पीईजी के बेसिस पर काफी महंगे हैं। खाली इन्हें सपोर्ट इसलिए मिल जाता है बिकॉज इनकी फ्री कैश यील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब भी कोई आईटी कंपनी 5% ऊपर के फ्री कैश यील्ड पर ट्रेड करने लगते हैं, वहां पर वो अट्रैक्टिव होते हैं। अभी भी कई सारी कंपनियों में वो डिस्टेंस कवर करना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज भाई आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सीएनबीसी आवाज़ की बड़ी एक्सक्लूसिव। आज 11 बजे होगी कैबिनेट और सीसीए की अहम बैठक। इसमें क्या निकल कर आने वाला है? चिप मैन्युफैक्चरिंग से को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है पूरी खबर? जी गुड मॉर्निंग। दरअसल अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होने वाली है। उस बैठक में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार वित्तीय मदद देने का यानी क्या है फिजिकल इंसेंटिव देने का एक बड़ा ऐलान कर सकती है। और ये सब कुछ होगा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत। इसके तहत शुरुआती चरण में फर्स्ट फेज में करीब 1500 करोड़ रुपए 1500 करोड़ रुपए वित्तीय मदद देने का प्रस्ताव है, जिसको कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। ये वित्तीय मदद जो है 2-3 तरीके से दिया जाना है। एक तो प्रोजेक्ट की जो कुल लागत होती है उसका 50% सरकार देगी। इसमें सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, डिजाइन डेवलपमेंट, ये सब इसमें शामिल होंगे। और ये बता दूं कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार ने करीब 76,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा है और ये उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये जो आज की बैठक में प्रस्ताव में फैसला होना वो उसी की तरफ एक बड़ा चरण है। ओके, तो चलिए ये कुछ ये आज जो अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें आएगा लक्ष्मण जी? जी, जो अभी कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें इस प्रस्ताव को है और बहुत हद तक संभावना प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए और करीब दोपहर बाद उसका औपचारिक ऐलान भी होता देखें आप। ओके, चलिए तो ये एक बड़ी खबर आती हुई। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स भारत में बहुत कम है। डायरेक्ट प्ले तो बहुत ही कम है, इनडायरेक्ट प्ले एक दो हैं, जैसे कि सीजी पावर है, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको। एक बार इंटरडे देखते हैं 2-3 स्टॉक्स के। सीजी पावर है, केन्स एक और है, टाटा टेक, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो ये एक खबर और आज इस पर नज़र रखेंगे। कुछ ही देर में वो बैठक शुरू होगी। उसके बाद जो लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि अब सरकार जो है वो एक एक करके इंडिविजुअल सेक्टर्स पर फोकस कर रही है जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सेमीकंडक्टर एक ऐसी स्पेस है जहाँ बहुत ज़्यादा इंसेंटिव की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टिंग हो इसको लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है। हमने सब ने देखा है एनवीडिया का किस तरीके का मार्केट कैप हो गया है। तो अगर और कंपनियाँ अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, जैसे आपको याद होगा जब वो PLI स्कीम में डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स क्या री रेटिंग हुई है कंपनियों की, तो शायद और ऐसा ही सरकार का एक अब मूड माहौल सेमीकंडक्टर्स को लेकर भी हो। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए JM फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोहता जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, आज निफ्टी IT ने मामला सबसे ज़्यादा संभाला हुआ है। पहले यहीं पर बात करते हैं, यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा और कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो? तो अनुज देखिए, ओवरऑल अच्छी रिकवरी हमें आते हुए देखने को मिल रही है और इसमें हमने बीच के जो न्यूज़ फ्लो है इंडिया US चाइना के रिलेटेड, उसके बाद भी हमने थोड़ा सा रिकवरी देखी। बट ओवरऑल हम अभी थोड़ा अंडरवेट पोजीशन पे हैं IT के अंदर में। डेफिनेटली मिड कैप IT यहाँ पर पे इंटरेस्टिंग लगता है, तो वहाँ पर पे परसिस्टेंट जैसे स्टॉक है वहाँ पे हमें लगता है कि ग्रोथ काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगी। बट अगेन यहाँ पर पे थोड़ा सा वैल्यूएशन की डिस्कम्फर्ट है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अपसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बट डेफिनेटली एक मुझे लगता है जहां पर IT अगर से एक रीजनेबली अच्छा करेगा तो वहां पे परसिस्टेंट बेटर देन ब्रॉडर IT मार्केट करेगा। बट ओवरऑल हमारा अभी भी कहीं ना कहीं एक अंडरवेट की पोजीशंस IT पे बनी है और हम अभी भी उसी को मेंटेन रखेंगे। बट परसिस्टेंट हो गया, कोफोर्ज हो गया, ये जो स्टॉक्स हैं ये हमें इस स्पेस में काफी इंटरेस्टिंग नजर आते हैं। ओके, अच्छा आशीष नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये केमिकल्स पोस्ट अर्निंग्स बड़ा मायूस कर रहे हैं आशीष, और कल तो आपने SRF की कॉल भी सुनी होगी मेरे ख्याल से। केमिकल बास्केट में आपका व्यू क्या बन रहा है? मेरा ये मानना है वीरेंद्र की, देखिए थोड़ा सा जरूर अभी एक डिसअपॉइंटमेंट आया है जिसके चलते आपने देखा SRF नवीन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को नजर आई। बट स्ट्रक्चरली हम ये मानते हैं कि अब कहीं ना कहीं क्योंकि जैसे कि रेफ्रिजरेंट गैसेस के प्राइसेस में एक अच्छी अपटिक देखने को मिली और क्योंकि नई सप्लाई कैपेसिटी इस स्पेस में आ नहीं रही है ग्लोबली, तो इसका बेनिफिट SRF, नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरो जैसे स्टॉक्स को देखने को नजर आएगा। और जिसके कारण मुझे ये भी लगता है कि ये स्टॉक जब भी डिप करेंगे यहाँ से 3 से 5% की डिप आएगी, इनमें एक
बाइंग इंटरेस्ट वापस से रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। तो ओवरऑल हम इस स्पेस में एक पॉजिटिव व्यू के साथ चल रहे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर से मैं टेक्निकली देखूं तो एसआरएफ मुझे लगता है 2780 2750 का कोई के जोन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाय जोन के तरफ नजर आएगा। साथ ही साथ नवीन फ्लोरिंग के अंदर में भी हमें लगता है कि एक अच्छी डिप जो है वो एक बाइंग इंटरेस्ट के तौर पर देखी जा सकती है। अगर से इसी स्पेस में एक स्मॉल मिड कैप कंपनी को हम देखें तो एमी ऑर्गेनिक्स, इस स्टॉक पे हम काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि यहाँ पर पे जो सेमीकंडक्टर की जैसे अभी अनुज बात कर रहे थे, तो इन्होंने बाबा फाइन कैम करके कंपनी है, उसमें एक सिग्निफिकेंट स्टेक इस कंपनी के पास में, और जो काफी हद तक सेमीकंडक्टर के पूरे इकोसिस्टम में ऑपरेट करेगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बढ़िया इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है पूरी सेमीकंडक्टर स्पेस को प्ले करने के लिए। तो एमी ऑर्गेनिक्स भी एक स्टॉक है विद इन स्पेशलिटी केमिकल जो हमें काफी पसंद है। एज अ डिस्क्लोजर, ये जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, दिस कुड बी पार्ट ऑफ और मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियोज, बट दिस लुक्स इंटरेस्टिंग टू अस। वेरी क्विकली, कोई मेटल स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? देखिए, हमें तो हमने जैसे अनुज सुबह भी बात की थी कि डिफेंस हमें काफी पॉजिटिव लगता है। उसके देखिए दो कारण मैं कहता हूं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ऑलमोस्ट 2022 से 2025 के बीच में करीब करीब 8.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स जो है वो दिए। और अगर से इसको आप देखेंगे आने वाले 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी के टर्म्स में, तो ये काफी स्ट्रांग नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर से हम सिर्फ शिप बिल्डिंग स्पेस की बात करें तो वहां पर पे जो ऑर्डर बुक पोजिशनिंग है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ती हुई यहाँ पर हमें नजर आती है। तो जिसके चलते कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, गार्डन रिच जैसे स्टॉक मुझे लगता है कि एक अच्छे स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आएंगे। और जैसे हम डेफिनेटली जरूर मानते हैं कि वैल्यूएशन की थोड़ी डिस्कम्फर्ट यहाँ बनी रहेगी, बट एक अच्छी चीज है कि जैसे कोचिन शिपयार्ड आज से 6 महीने 9 महीने पहले अगर से आप देखेंगे तो 70-75 के ट्रेलिंग पी पे ट्रेड कर रहा था, अब वो कहीं ना कहीं करेक्ट होकर 45-50 के ट्रेलिंग मल्टीपल पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन जो है वो रीजनेबली मुझे जरूर लगता है कि थोड़ा हायर साइड पे है, बट क्योंकि ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, इंडिजिनाइजेशन की वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट होंगे, इसके चलते मुझे लगता है कि रिच वैल्यूएशन पे भी ये स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में या अच्छे रिटर्न यहाँ से बनाते हुए नजर आ सकते हैं। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए मार्केट डे हाई पर। और अगर आपने एक दिन थोड़ा सा कल की डिक्लाइन में भरोसा रखा होता ट्रेंड पर, तो आज अच्छा रिवॉर्ड आपको मार्केट देता हुआ 170 पॉइंट अब निफ्टी ऊपर। और मिड कैप में देखिए शानदार तेज़ी, करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर। मिड कैप तो खैर कल भी अच्छा कर रहे थे, आज भी अच्छी आउट परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट 5:1 का एडवांस डिक्लाइन। वीरू और मैं आपसे यहाँ इजाज़त लेंगे और इस छोटे से ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन लेकर आएंगे आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।